दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम इंडियन वीवर्स पोएम पढ़ेंगे जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है। अब देखो, सरोजनी नायडू इतना फेमस नाम है ना। सरोजनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है ना। भारत की नाइटिंगेल कहते हैं। ये एक मॉडर्न पोएट थी। कौन थी? एक मॉडर्न पोएट, मॉडर्न टाइम्स, यानी कि जो 1901 के बाद में जिन्होंने एक तरह से लिखना शुरू किया, तो मॉडर्न पोएट है। इससे पहले विक्टोरियन एज चल रही थी। 1937 टू 1837 टू 1901 तक विक्टोरियन एज थी। और 1901 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक हम बोल सकते हैं, ये मोटा मोटा 1950s के आसपास तक ये मॉडर्न एज कहलाती है। उसके बाद में फिर पोस्ट मॉडर्न टाइम्स एंड ऑल दैट। ठीक है। तो एक मॉडर्न पोइट, इन ये बेसिकली इंडियन माइथोलॉजी यानी भारतीय माइथोलॉजी पर ये काफी कुछ लिखा करती है। मतलब इनकी पोइट्री के थीम्स रहे हैं। इंडियन माइथोलॉजी हो गया, लव हो गया, नेचर हो गया, ये इनके थीम रहे हैं। इन थीम्स को ये स्पेशली पकड़ती थी। इंडियन कल्चर और कुछ लाइफ बेस्ड पोएम्स। तो इंडियन माइथोलॉजी, लव, नेचर, कल्चर, ये सब चीजें इनकी पोएट्री में आपको दिख जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन वीवर्स। इस पोएम में एक तरीके से लाइफ के कुछ स्टेट्स दिखाए गए हैं, स्टेजेस स्पेशली, कि भाई कौन कौन से स्टेज हैं लाइफ में। बच्चे का जन्म होता है, शादी होती है, मर जाते हैं ना लोग, मतलब वही चीज है। उन स्टेजेस को दिखाया गया है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा लाइन बाय लाइन पूरा ढंग से इस पोएम को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और मैं स्टार्ट करता हूँ, एक चीज भूल गया कि 1905 में ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी। किसमें? गोल्डन थ्रेशोल्ड में। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका वो था, क्या बोल सकते हैं, पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट कलेक्शन जो था ना, वो था गोल्डन थ्रेशोल्ड। इस पोएट्री कलेक्शन के अंदर ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1905 में। ठीक है। चलो अब आते हैं हम मेन पोएम पर। तो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव गारमेंट सो गे। तो देखो, ये एक सॉन्ग के फॉर्म में है। ये पोएम किसके फॉर्म में? एक सॉन्ग के फॉर्म में। आपको इसमें रिपीटेशंस ऑफ वर्ड मिलेंगे जो कि एक गाने में अक्सर होते हैं। गाने में अक्सर होता है ना, एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, कुछ शब्द जो बार बार रिपीट होते हैं, वो एक्चुअल में रिदम बनाने के लिए होते हैं गाने की। उसी तरीके से इस पोएम में भी आपको नजर आएंगे। तो देखो, स्टार्ट इस तरह से हो रहा है कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, कि जो बुनने वाले लोग हैं वो बुन रहे हैं दिन की शुरुआत में। अब ये वीवर्स पहला कैपिटल में लिखा गया है। इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे मानूंगा कि फोकस में लाया गया है, और यहाँ जो वीवर्स है ना, ये एक्चुअल में गॉड है। वीवर्स कौन है? गॉड है। क्रिएटर के लिए बोला गया है, गॉड के लिए, कि जो वीवर्स, गॉड है, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वो दिन की शुरुआत में कुछ बुन रहा है। वाई डू यू वीव गारमेंट्स, हो गए। और सवाल पूछा जा रहा है कि तुम इतने, मतलब गे मतलब खुशनुमा, इतने खुशनुमा गारमेंट मतलब कपड़े क्यों बुन रहे हो। तो देखो, दिन की शुरुआत में इसमें कई सारे सिंबल्स यूज होंगे जो कि देखने में बहुत सिंपल सी पोएम है, परंतु बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है ना। इसमें सिंबॉलिकल मतलब चीजें नजर आएंगी। तो देखो, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, यानी गॉड। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब मॉर्निंग, जब दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत होने का मतलब भी होता है किस चीज का जन्म होना। ये मान के चलते हैं हम, स्टार्टिंग, दिन की स्टार्टिंग इस तरीके से ली जाती है किस चीज का जन्म हो रहा है। तो वीवर्स बुन रहे हैं दिन की शुरुआत में, या बोल सकते हो ये सिंबल जा रहा है गॉड की तरफ, कि गॉड एक नई लाइफ को जन्म दे रहे हैं। वाई डू यू वीव गारमेंट्स, हो गए। तो जो हमारी पोएटेस हैं वो एक तरीके से पूछ रही हैं वीवर से कि तुम इतने खुशनुमा कपड़े क्यों बुन रहे हो। तो ये हो सकता है कि एक सवाल गॉड की तरफ भी हो कि इतने खुशनुमा कपड़े क्यों बुने जा रहे हैं, इतने खुशनुमा मतलब खुशी के माहौल को क्रिएट करने वाले कपड़े क्यों, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े क्यों बुने जा रहे हैं। तो ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो देखो जवाब क्या मिलता है कि ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड। तो वीवर्स जवाब दे रहे हैं, है ना। वो जवाब दे रहे हैं कि देखो, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड, इसमें आपको कलर इमेजरी भी मिलेगी। ब्लू कलर पीस, खुशी, शांति, है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर में। खुशी, शांति, हैप्पीनेस, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड। और जो हेल्कन पक्षी है ना, वो भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस या फिर एक नई शुरुआत को बोल सकते हो इस तरीके से। तो ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड, कि हेल्कन पक्षी के नीले पंख की तरह, ब्लू एज द विंग ऑफ, तो यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल हुई है। ब्लू एज, नीले कैसे हैं? उसके पंख के जैसे। तो ये क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सब इस्तेमाल हो रही है सिमिली। क्या हो रही है? सिमिली। ठीक है। तो ब्लू इज द विंग ऑफ हेल्कन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, कि जिस तरीके से हेल्कन पक्षी के नीले पंख होते हैं जो कि इस बात की सिंबल होते हैं कि खुशी का वक्त आने वाला है, एक नई चीज का जन्म होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, उसी तरीके से वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो हम
जो ये कपड़े बुन रहे हैं ना, ये किसके लिए हैं? एक नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। वी वीव, वीवर्स, वीविंग, इन सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है? एलिट्रेशन। क्या हो रहा है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि पहला शब्द किसका होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन की साउंड आनी चाहिए पहले शब्द में। व, तो वीवर्स, वाह, तो ये वी वीव, इसमें क्या है? एलिट्रेशन है। तो पहले स्टेंजा में एक नए बच्चे के चाइल्ड को रिप्रेजेंट किया गया है वीवर्स के द्वारा, मतलब एक गॉड ने एक नए बच्चे को जन्म दिया एक तरीके से, और उसको तुलना की गई ब्रेक ऑफ ए डे, ब्रेक ऑफ ए डे, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड ब्रेक ऑफ ए डे। तो बोल सकते हैं इसके लिए मेटाफर है, ये न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए मेटाफर है ये ब्रेक ऑफ द डे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा पाते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। तो पहली स्टेट हो गई या पहली स्टेज हो गई, कौन सी स्टेज? जन्म की। सेकंड, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब वीवर्स बुन रहे हैं कब? रात के गिरने पर, यानी कि कहने का मतलब रात के शुरुआत में, फॉल ऑफ नाइट, यानी रात होने लग गई है। तो ठीक है भाई, अब रात किसका सिंबल होता है वैसे जनरली? वैसे तो रात का किस चीज का? अंत का सिंबल भी होता है। रात लव का सिंबल भी होता है। नाइट रोमांस, उसका भी सिंबल होता है। ठीक है, तो वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। तो बोले कि देखो वीवर्स, तुम ये रात के समय में बुन रहे हो, तो तुम ये व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो? अब सवाल ये पूछा गया वीवर से कि भाई इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो, इतना जो चमक रहा है? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक पर्पल ग्रीन। तो किसके जैसे? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक पर्पल ग्रीन। अगेन सिंबली, कि जो कपड़ा इतना चमकदार हो, किस तरीके से? जैसे कि सिंबली यूज हो रही दोबारा से कि वो कपड़ा चमकदार है, तो वो किसकी तरीके से? जैसे ऊपर गारमेंट्स हो गए, गारमेंट बहुत खुशनुमा है, किस तरीके से? जैसे कि ब्लू विंग होते हैं हेल्कन वाइल के। ठीक है, तो आगे, तो लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, मतलब व्हाई डू वीव गारमेंट्स सो ब्राइट, कि गारमेंट इतना चमकदार क्यों है, क्यों बुन रहे हो इतना चमकदार गारमेंट, इतना कपड़ा इतना चमकदार क्यों बुन रहे हो? क्योंकि आगे इसमें जवाब मिलता है लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल ग्रीन, कि वो जो कपड़ा है वो इतना चमकदार है और किसके जैसा है? सिंबली इस्तेमाल होगी दोबारा, किसके जैसा है वो कपड़ा? वो है प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक। यहाँ पर दोबारा से एडिटेशन यूज हो रहा है, प से की साउंड आ रही है। ठीक है, जो कि पैक व्यंजन होता है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है। यहाँ अगेन बोल सकते हो आप पिकॉक, प्लूम्स पिकॉक पर्पल। तो पिकॉक पर्पल में तो कॉन्सोनेंस भी है, क्योंकि प के बाद में ई और अ, यानी वॉवल चेंज हो गया। मैंने कॉन्सोनेंट कई बार बताया आपको कि भाई पहला शब्द तो कॉन्सोनेंस आएगा, मतलब पहला तो कॉन्सोनेंट आएगा है ना, यानी कि व्यंजन आएगा, परंतु उसके तुरंत बाद वर्ड जो वॉवल आ रहा है उसकी साउंड बदल जानी चाहिए। तो पिकॉक पी ई साउंड, और पर्पल प अ साउंड, तो ये साउंड चेंज हो गई वॉवल की, इसलिए इन दोनों में पिकॉक एंड पर्पल में आप कॉन्सोनेंस भी शो करोगे, कॉन्सोनेंस। ठीक है, ये भी शो करोगे। और प्लूम्स पिकॉक पर्पल, इन तीनों में मिला के एलिट्रेशन। ठीक है, तो जो कपड़ा चमकदार है वो कैसा है? प्लूम्स मतलब पंख, किसके जैसा है? पिकॉक के पर्पल और ग्रीन पंखों के समान है। बात समझ में आई कि वो कपड़ा इतना चमकदार है और किसके जैसा नजर आ रहा है? जैसे एक मोर के जो पंख होते हैं वो पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं, उस तरीके से उतने चमकदार होते हैं मोर के पंख, उसी तरीके से वो कपड़ा भी इतना ब्राइट है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पर्पल है ना, वो सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है ना, उसका सिंबल होता है। तो बदलाव किस चीज का आ रहा है यहाँ पे? देखो, वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन, कि बोल रहे हम जो कपड़ा बुन रहे हैं उतना चमकदार है, वो किसके जैसा है? एक मोर के पंख जो कि पर्पल या ग्रीन होते हैं उसके जैसा है। और हम क्या बुन रहे हैं? हम बुनते हैं मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो शादी होती है वो लाइफ में एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, इसलिए ये पर्पल और ग्रीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि पर्पल शब्द ही ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का होता है। तो शादी के बाद जीवन में बदलाव हो जाता है, एक नई स्टेज, लाइफ मतलब लाइफ की एक नई स्टेज में आप एंट्री कर रहे हो तरीके से। ठीक है, तो वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन, इसमें वी वीव्स में दोबारा से एलिट्रेशन है, वो तो रिपीट हो रहा है, सेम चीज है, परंतु इसमें है ना एक चीज और है, असोनेंस भी यूज हो रहा है। कैसे? ई, असोनेंस में क्या होता है? वोवल साउंड रिपीटेशन होता है। वी ई वीव, ई व्हील व्हील्स, वी क्वीन ई, तो ई साउंड का रिपीटेशन लगातार हो रहा है, तो यहाँ क्या है? असोनेंस भी है। ठीक है, यानी वोवल साउंड्स का जो रिपीटेशन होता है, चाहे वर्ड के बीच में हो, चाहे वर्ड के स्टार्टिंग में हो, चाहे वर्ड के एंड में हो, पर वोवल साउंड्स का लगातार रिपीटेशन होना है, तो इसे असोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे कि देखो हम इस बार जो कपड़ा बुन रहे हैं वो किस लिए बुन रहे हैं? एक रानी के मैरिज व्हील्स, मतलब उसके एक तरह के सेहरे के लिए, मतलब कह सकते हो सेहरा नहीं होता, उनका दुपट्टा होता है, क्या बोल सकते हैं, शादी का जोड़ा तो उनके लिए वो शादी का जोड़ा बुन रहे हैं। तो देखो, पहली में ये बच्चे के पैदा होते बच्चे के लिए कपड़े बुन रहे हैं, दूसरे में वो एक बोल सकते हैं सेकंड लाइफ की दूसरी स्टेज, बोल सकते हैं शादी की, तो एक रानी के मतलब शादी के जोड़ा बुन रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड में देखो,
वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। अब वीवर्स बुन रहे हैं बहुत ही गंभीर अवस्था में, ठीक है। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अब तुम ये आधी रात में एकदम, जब आसमान में चंद्रमा चमक रहा है और एकदम ठंडी, चिल। चिल किस चीज का सिंबल है? चिल जनरली सिंबल होता है डेथ, ठंडा, सुन्न पड़ जाना, चिल। तो ये मूनलाइट, मूनलाइट इतनी ठंडी है, ठंडक, तो इस मूनलाइट चिल में तुम क्या बुन रहे हो मतलब? तो आगे से जवाब मिलता है कि व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड। कि भाई व्हाइट एज ए फीदर, देख अब तक वो सेकंड लाइन में वाई इस्तेमाल कर रहे थे, वाई डू यू वीव, वाई डू यू वीव, ठीक है। अब यहाँ पूछा व्हाट डू यू वीव, तुम बुन क्या रहे हो? इस बार ये पता नहीं चल रहा। पहले में पता चल रहा है कि इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो, मतलब इतना खुशनुमा कपड़ा क्यों बुन रहे हो, दूसरे में इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो, तीसरे में पता नहीं चल रहा है। तो व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, इतनी ठंडक में, बिल्कुल आधी रात में चंद्रमा की रोशनी के नीचे तुम क्या बुन रहे हो? व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, कि बिल्कुल मतलब एक पंख के समान सफेद और एक क्लाउड के समान सफेद, ये क्या है ये? तो वो जवाब देते हैं कि वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम एक मरे हुए व्यक्ति का एकदम कफन बुन रहे हैं। हम क्या बुन रहे हैं? एक मरे हुए व्यक्ति का कफन। तो देखो, लास्ट जो हमारी लाइफ की स्टेज होती है डेथ, जब हम मरने वाले होते हैं। तो इसमें डेथ को रिप्रेजेंट किया गया है। इस बार वीवर से ये नहीं पूछा कि मतलब तुम क्यों बुन रहे हो, पूछा गया है तुम क्या बुन रहे हो। क्यों? क्योंकि पूछने वाले को ये समझ नहीं आया कि भाई ये सफेद सफेद क्या है। एक्चुअल में डेथ किसी को समझ नहीं आती, फैक्ट ये है। बाकी चीजें फिर भी लाइफ में सिंबलाइज होंगी अलग अलग फॉर्म में, आप समझ जाओगे, पर डेथ कभी, क्योंकि डेथ आखिरी सत्य है और ये सत्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। कब आता है, क्यों आता है, नहीं पता चलता। बर्थ, बच्चा पैदा होता है, आपको पता लग जाता है पहले ही 9 महीने पहले से ही कि भाई बच्चा पैदा होने वाला है, घर में तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, इस चीज आपकी प्रिपेयर करते हो खुद के, ठीक है। फिर दूसरी बात, जब बोल सकते हो शादी होने वाली है, आपको पता हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, अब शादी होने वाली है। बट डेथ, डेथ हमेशा बिन बुलाए आती है, कोई मरना नहीं चाहता है ना, और उसका कभी किसी को पता नहीं होता। तो इसलिए जो तीसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट, तुम क्या बुन रहे हो, कभी कोई पता नहीं चला है, वो सिंबलाइज करता है इस चीज को कि अननोन है डेथ, इसका कभी पता नहीं, तो अनइनवाइटेड होती है, इसको कोई इनविटेशन नहीं मिलता कभी, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लाइफ की स्टेज हो गई है। मतलब बोल सकते हो आप, हमारी जो कवित्री हैं सरोजनी नायडू, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लाइफ, मतलब बर्थ, जन्म प्लस मैरिज एंड देन डेथ, तीनों को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और जो कलर इमेजरी इस्तेमाल किया उन्होंने बहुत बढ़िया है, कलर से जो मतलब मीनिंग एक्सप्लेन करी उन्होंने, कि किस तरीके से आप बोल सकते हो ब्लू कलर, पर्पल कलर, है ना, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर वैसे देखा जाए तो सादगी का प्रतीक होता है, और मृत्यु है ना, वो उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है लाइफ में, पीस, शांति का प्रतीक, शांति सादगी का प्रतीक होता है व्हाइट कलर, है ना। तो मृत्यु के बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, तो वो चीज ये है। आप इंसान की बॉडी मतलब खत्म जाती है, बोल सकते हैं कि वो वापस प्योरिटी की स्टेज में आ जाते हैं, जो जिंदगी भर उन्होंने पाप किए हैं ना, वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं और दोबारा इंसान एक पवित्रता की स्टेज में आ जाता है कि अब वो सारे पाप खत्म हो गए शरीर के साथ में, और वापस से पवित्र हो गए। इसलिए व्हाइट पवित्रता का प्रतीक है, यहाँ पर इसलिए व्हाइट कलर भी इस्तेमाल। तो बच्चों, अब समझ में आई ये पोएम क्या है। मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करूंगा जब इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, किस तरह राइमिंग यूज की गई है, वो सब उसमें बात करूंगा, है ना। तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, जल्दी डालूंगा। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।